मधुपुर कहने को तो एक छोटा सा गांव था जो हर साल कड़ाके की ठंड का सामना करता आया था। लेकिन इस बार की ये सर्दी कुछ अलग ही रंग दिखा रही थी। जनवरी की तो अभी बस शुरुआत ही हुई थी, पर ऐसा लग रहा था मानो वक्त के साथ साथ यहाँ की हर चीज धीरे धीरे जमती जा रही हो। गांव के कच्चे पक्के घरों की छतें सुबह सुबह ओस की बूंदों से नहीं, बल्कि बर्फ जैसी एक सफेद परत से ढकी रहती थी। आसमान में सूरज भी बादलों की मोटी चादर के पीछे दुबक कर ऐसे छिपा था मानो उसे भी इस कड़कती ठंड से डर लग रहा हो। इसी बेरहम सर्दी के बीच आर्यन अपनी छोटी बहन पिंकी और बूढ़ी मां के साथ गांव के एक कोने में बनी उस पुरानी और टूटी हुई झोपड़ी में दिन काट रहा था। भैया, आज मत जाओ ना। बाहर तो ठंड जैसे शरीर को काट रही है। देखो तो, आपके हाथ अभी से कैसे कांप रहे हैं। पगली, ठंड तो पूरे गांव को लग रही है, लेकिन धनपत सेठ को इन सब से क्या? उसे तो बस अपनी दुकान टाइम पर खुली चाहिए। हम गरीबों के लिए ये मौसम, ये ठंड कोई बहाना नहीं होते छोटी। पर भैया, क्या उसे आपकी तकलीफ बिल्कुल नहीं दिखती? आप इतनी दूर पैदल जाते हो। उसे सिर्फ अपना मुनाफा दिखता है पिंकी। खैर, तू बस मां का ख्याल रखना और उन्हें ठंड से बचाए रखना। मैं वादा करता हूं, जल्दी लौट आऊंगा। आर्यन गांव की एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता था। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद उसे जो मजदूरी मिलती वो इतनी कम थी कि बस जैसे तैसे परिवार का पेट भर पाता था। बाहर गांव की गलियां बिल्कुल वीरान थी। वो चौपाल जहां कभी लोगों की हंसी मजाक गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा था। घर से निकलने से पहले पिंकी के वो शब्द आर्यन के कानों में अब भी गूंज रहे थे। भैया, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। जो थोड़ा सा आटा था, उससे मैंने माँ के लिए बस 2 रोटियां बनाई हैं। मैंने सोचा है, एक रोटी माँ खा लेगी और एक आप। मेरी फिक्र मत करना, मैं आज पानी पीकर ही सो जाऊंगी। पागल है क्या? तू भूखी रहेगी तो मैं वहां काम कैसे कर पाऊंगा? नहीं पिंकी, पहले तू और मां खाना खाओगे। मेरी चिंता मत कर, मैं दुकान पर चाय के साथ कुछ देख लूंगा। जो भी हो, आज मैं लौटते समय राशन लेकर ही घर आऊंगा। कहाँ रह गया था आर्यन? मैं यहां कब से इंतजार कर रहा हूं। जल्दी से ये बर्तन धो और ग्राहकों के लिए चाय चढ़ा। काम का ढेर लगा है यहां। सेठ जी, रास्ते में धुंध बहुत थी और बर्फ भी गिर रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मैं बस अभी सारा काम निपटा देता हूं। ये फालतू के बहाने किसी और को सुनाना। यहां ठंड की नहीं, सिर्फ काम की कीमत मिलती है। हाथ चला जल्दी। काम करते हुए आर्यन के हाथ सुन्न हो गए हैं। वो चुपके से एक कप में थोड़ी सी चाय लेकर पीने लगता है। तभी सेठ उसे पकड़ लेता है। ये क्या बदतमीजी है आर्यन? मेरी दुकान की चाय तू चोरी छिपे खुद पी रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? सेठ जी, माफ कर दीजिए। हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए थे, काम ही नहीं हो रहा था। बस एक घूंट पी, ताकि बदन में थोड़ी गर्मी आ सके और मैं ठीक से काम कर सकूं। चुप कर। अब तेरी आधी पगार काटूंगा मैं। और सुन, आज के बाद इस दुकान की तरफ कदम भी मत रखना। मुझे ऐसे चोर नौकरों की जरूरत नहीं है। निकल यहां से। आर्यन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। कड़ाके की उस ठंड में एक घूंट चाय की कीमत उसे अपनी नौकरी और अपनी रोटी खोकर चुकानी पड़ी। वो अपनी आधी पगार हाथ में लिए भारी कदमों और भरी हुई आंखों के साथ वापस घर की ओर चल दिया। नौकरी छूटने का गम और खाली हाथ घर लौटने का डर आर्यन को अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा था। कड़कती ठंड अब उसे और भी ज्यादा चुभ रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मां की दवा खत्म होने वाली है, पिंकी भूखी है और सेठ ने तो पगार भी काट ली। क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या हम गरीबों की किस्मत में सिर्फ ये बर्फीली रातें और खाली पेट ही लिखा है? आर्यन अभी अपनी परेशानियों में डूबा ही था कि तभी उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ी दादी अम्मा दिखी। वो ठंड से कांप रही थी और एक भारी बोरा उठाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बेटा,
ओ बेटा, जरा सुनोगे? मेरी मदद कर दो। ये बोरा अब मुझसे नहीं उठ रहा। अरे दादी अम्मा, आप इतनी ठंड में और इतना भारी बोझ। लाइए, मुझे दीजिए। मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूं। झुक झुक जियो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। लीजिए दादी, पहुंच गई आपकी लकड़ियां। अब आप अंदर जाइए और आग सेक लीजिए, बाहर बहुत ठंड है। बेटा, तेरी आंखों में बहुत दुख है, पर तेरा दिल सोने का है। सुन, मेरे पास एक गाय है, राम प्यारी। इस बुढ़ापे में मैं अब उसकी सेवा नहीं कर पा रही। उसे चारा देना, उसे संभालना अब मेरे बस का नहीं रहा। पर दादी, मैं। नहीं बेटा, मना मत कर। मैं चाहती हूँ कि तू इसे अपने साथ ले जाए। मुझे तसल्ली रहेगी कि मेरी राम प्यारी किसी अच्छे इंसान के पास है। ये सिर्फ एक गाय नहीं है बेटा, ये तेरे घर की लक्ष्मी बनेगी। ले जा इसे। आर्यन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस वक्त उसके पास कुछ नहीं था, उस वक्त भगवान ने उसके लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। अरे भैया, ये गाय कहाँ से आई? और आप इतना कम राशन क्यों लाए हो? पिंकी, ये हमारी राम प्यारी है। एक दादी अम्मा ने इसे हमें भेंट किया है। सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया छोटी, लेकिन देखो, भगवान ने हमारे लिए दूध का इंतजाम कर दिया। बेटा, हिम्मत मत हार। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज से हम भूखे नहीं सोएंगे। राम प्यारी का दूध हमें और तुझे दोनों को ताकत देगा। उस रात आर्यन के घर में पहली बार डर की जगह एक नई उम्मीद ने ली थी। राम प्यारी के आने से सिर्फ दूध ही नहीं आया था, बल्कि आर्यन के मन में एक नया सपना भी जाग उठा था। माँ, मैंने सोचा है कि अब मैं दूसरों के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। दूसरों की गुलामी करने में सिर्फ अपमान ही मिलता है। मैं अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ। बेटा, बात तो तेरी पते की है। तू मेहनती भी है और तेरे हाथ की चाय में वो स्वाद भी है। पर दुकान के लिए बर्तन और सामान, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वही सोच रहा हूँ माँ। मैं गांव के मुखिया जी के पास जाऊंगा। वो भले आदमी हैं, शायद मेरी मदद कर दें। आर्यन के कदम तेजी से मुखिया जी की हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। कड़ाके की ठंड थी, हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, पर आर्यन के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। आज या तो किस्मत बदलेगी, या फिर ये गरीबी हमें निगल जाएगी। हवेली के आंगन में पहुंचते ही उसने देखा, मुखिया जी अपनी तुलसी की क्यारी के पास खड़े थे। नमस्ते मुखिया जी, प्रणाम। अरे आर्यन बेटा, इतनी सुबह सुबह सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है अब? जी मुखिया जी, सब ठीक है। बस एक उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। सच कहूं तो रात भर सो नहीं पाया। बस यही सोचता रहा कि अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा परिवार इस कड़ाके की ठंड में टूट जाएगा। मैं मैं अपनी खुद की एक छोटी सी चाय की दुकान खोलना चाहता हूं। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए मुखिया जी, बस थोड़ा सा सहारा चाहिए। मैं आपकी एक एक पाई मेहनत करके लौटा दूंगा। बस एक मौका दे दीजिए। तेरी यही बात मुझे अच्छी लगी बेटा। जो लड़का अपनी माँ और बहन के लिए इस बर्फीली सुबह में घर से निकल सकता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। ये लो, सिक्कों की खनक, ये पैसे रखो। इससे अपनी दुकान का सामान लाओ और उस चौराहे वाले पुराने बरगद के नीचे अपना काम शुरू करो। जा बेटा, आज से तू किसी का नौकर नहीं, अपना मालिक खुद है। पैसे हाथ में आते ही आर्यन के चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे बरसों का अंधेरा छूट गया हो। वो सीधे बाजार की तरफ भागा, पीतल की एक केतली खरीदी, ताजा अदरक, इलायची और गांव की सबसे कड़क चाय पत्ती। घर पहुंचते ही उसने देखा, छोटी पिंकी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। भैया, देखिए, मैंने घर के सारे पुराने कुल्हड़ धोकर चमका दिए हैं। माँ ने कहा है कि पहली चाय का भोग भगवान को लगाना, उसके बाद ही दुकान शुरू करना। वाह भैया, अदरक और इलायची की क्या मस्त खुशबू आ रही है। हाँ पिंकी, आज इस चूल्हे के धुएं में मुझे अपनी गरीबी जलती हुई दिख रही है। देखना, जब राम प्यारी गाय का गाढ़ा दूध इस उबलती चाय में मिलेगा तो लोग खुद ब खुद यहां खींचे चले आएंगे। बस तू ग्राहकों को पानी पिलाने में मेरा साथ देना, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। दोपहर होते होते आर्यन की दुकान पर लोगों का मेला लग गया। अदरक वाली कड़क चाय की खुशबू ने पूरे गांव का रास्ता जैसे अपनी ओर मोड़ लिया था। गांव के लोग, जो अब तक
अमरचंद के यहाँ बेस्वाद चाय पीते थे, अब आर्यन के हाथ के जादू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वाह आर्यन भाई, क्या चाय बनाई है। ऐसी कड़क चाय तो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं मिलती। और ये दूध का गाढ़ापन, सच में मजा आ गया। लेकिन दूसरी तरफ अमरचंद सेठ अपने खाली गल्ले पर बैठा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। देख रहे हो मुंशी, कल का बर्तन मांजने वाला छोकरा आज मेरा मुकाबला कर रहा है। लोग मेरी दुकान के सामने से ऐसे निकल रहे हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूं। अगर आज इस लड़के को नहीं रोका तो कल ये हमारे सिर पर बैठ जाएगा। जी सेठ जी, पूरे गांव में शोर है कि आर्यन की चाय में कुछ अलग ही बात है और वो दाम भी कम ले रहा है। जादू? अभी इसका सारा जादू हवा करता हूं। मुंशी, उन लड़कों को पैगाम भेज। आज रात जब पूरा गांव सो जाए तो आर्यन की इस दुकान का नामो निशान मिट जाना चाहिए। आग लगा दो उसके इस घमंड में। उसे पता चलना चाहिए कि मधुपुर का असली मालिक कौन है। रात घनी हो रही थी। आर्यन अपनी पहली कमाई के पैसे जेब में रखे एक सुकून भरी मुस्कान के साथ घर लौट रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंधेरे के पीछे अमरचंद के शिकारी उसकी मेहनत को राख करने की साजिश रच चुके हैं। रात का दूसरा पहर था। पूरा मधुपुर गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, पर कड़ाके की ठंड की वजह से सन्नाटा और भी खौफनाक लग रहा था। आर्यन अपनी झोपड़ी में लेटा तो था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बस अपनी जेब में रखे उन चंद रुपयों को महसूस कर रहा था जो उसने दिन भर की मेहनत से कमाए थे। उसे लग रहा था जैसे उसकी तकदीर अब करवट ले रही है, पर उसे क्या पता था कि गांव के दूसरे छोर पर उसकी बर्बादी की साजिश रची जा चुकी है। अचानक बरगद के उस पुराने पेड़ के पास 3 नकाबपोश साए उभरते हैं। उनके हाथ में लाठियां थीं और एक के पास जलती हुई मशाल। वो दबे पांव आर्यन की उस छोटी सी दुकान की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी कर, तेल छिड़क इस लकड़ी के खोखे पर। सेठ जी का साफ हुक्म है, सुबह होने तक यहां सिर्फ राख बचनी चाहिए। बेचारा आर्यन सोच रहा होगा कि दुकान खोलकर बड़ा आदमी बन जाएगा। अब इसे कौन समझाए कि इस गांव में सिर्फ अमरचंद सेठ का सूरज उगता है। जैसे ही उन्होंने दुकान के एक कोने में आग लगाई, पास ही सो रहा आर्यन हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे मिट्टी के तेल की महक पहले ही आ गई थी। अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को जलता देख उसका खून खौल उठा। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ, आग बुझाओ। मेरी दुकान जलाकर तुम्हें क्या मिलेगा? अरे, ये तो यही था। ओ छोकरे, बहुत पर निकल आए हैं तेरे। सेठ जी की बराबरी करेगा तू। आज तेरी ये दुकान जलेगी और कल कल तू ये गांव छोड़कर भागेगा, समझ गया? ये दुकान सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं है। इसमें मेरी माँ की दवाइयां हैं, मेरी बहन का भविष्य है। तुम इसे नहीं जला सकते। हटाओ ये मशाल यहां से। आर्यन अकेला था और वो 3 जालिम गुंडे। उसने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, पर एक गुंडे ने पीछे से उसके सिर पर जोर से डंडा दे मारा। आर्यन लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी, पर उसे बस अपनी जलती हुई दुकान दिख रही थी। चल भाई, काम हो गया। अब ये दोबारा दुकान खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। निकल यहां से। गुंडे हंसते हुए अंधेरे में गायब हो गए। आर्यन जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था और सिर से खून बह रहा था। उसके सामने उसकी पूरी दुनिया, उसकी वो छोटी सी दुकान धू धू कर जल रही थी। कड़ाके की ठंड में उस आग की तपन आर्यन के चेहरे को झुलसा रही थी, पर उससे ज्यादा जलन उसके दिल में हो रही थी। नहीं, ये क्या कर दिया? सब खत्म हो गया। माँ, पिंकी, मैं हार गया। आर्यन रेंगते हुए अपनी जलती हुई दुकान के पास पहुंचा। उसने नंगे हाथों से जलती हुई लकड़ियों को हटाने की कोशिश की, जैसे वो अब भी कुछ बचा सकता हो। उसके हाथ जल रहे थे, पर उसे परवाह नहीं थी। तभी गांव के लोग और मुखिया जी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। रुको आर्यन, पागल मत बनो। ये आग तुम्हें भी निगल जाएगी। छोड़ दो इसे। सब राख हो चुका है। सब जल गया मुखिया जी।
मेरी मां की दवा के पैसे, पिंकी के सपने अमरचंद ने सब राख कर दिया। अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? बेटा, अमरचंद ने दुकान जलाई है, तेरी किस्मत नहीं। वो सोचता है कि उसने तुझे हरा दिया, पर उसे नहीं पता कि उसने एक शेर को जगा दिया है। ये राख ये राख गवाह है कि तूने ईमानदारी की राह चुनी थी। खड़ा हो, अगर तू आज यहीं हार गया तो वो जीत जाएगा। और वही हुआ। पूरी रात आर्यन, मुखिया जी और गांव के नेक लोगों ने मिलकर उसी राख के ऊपर फिर से एक छोटा सा चबूतरा तैयार किया। सुबह की पहली किरण के साथ जब अमरचंद अपनी हवेली से यह देखने निकला कि आर्यन मरा या नहीं, तो उसने जो देखा उसके होश उड़ गए।